ताई अपने एकाकी जीवन में मिट्ठू नामक तोते को पा करके खुशी और सुकून से भर जाती हैं। उनका एकाकीपन काफी हद तक कम होता है। मिट्ठू उनकी छोटी छोटी बातों को समझता है, उनके आदेशों का पालन करता है और दोनों के बीच में एक मित्रता और अपनेपन का भाव विकसित हो जाता है। एक बार ताई कुंभ स्नान के लिए जाना चाहती हैं और जाते वक्त वो अपने मिट्ठू को जगन नामक मास्टर को दे जाती हैं। और जगन नामक जो मास्टर था वो उस तोते को अपने हिसाब से कुछ पाठ पढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन जो मिट्ठू तोता था वो अपनी स्वतंत्रता और अपने व्यवहार के अनुरूप कुछ भी नहीं दोहराता या सीखने का प्रयास नहीं करता। तो इस कहानी में ये दर्शाया गया है कि अपनापन और सच्चा लगाव और स्वतंत्रता कितने मायने रखती है, इस पार्ट में ये बताया गया है। और चलिए शुरू करते हैं अब चैप्टर संवादहीन, जिसे लिखा है शेखर जोशी जी ने। जो लोग चैनल पे हैं चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब प्रस्तुत करते हैं आज का टॉपिक संवादहीन, जो कि कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक गंगा से लिया गया है। पहले वाला हेडिंग देखते हैं, इसमें शेखर जोशी जी हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले हेडिंग है भगवान नैया कैसे पार लगेगी। यहाँ पे दादी तोते के पास बैठकर कहती हैं कि भगवान नैया कैसे पार लगेगी। तो तोता बोलता है, मतलब ताई बोलती है कि नैया कैसे पार लगेगी, तो तोता बोलता है कि सीता राम बोल, हर हर गंगे बोल, राम राम बोल। तो इस तरीके से तोता ताई को ये समझाता है कि इस तरीके से बोल। तो ताई को अपनी पुरानी स्मृतियां याद आ जाती हैं। जिस समय उनका घर काफी बड़ा घर था, जो कि अब खंडहर बन गया था, उस समय भरा पूरा घर था, बहू बेटे थे, पोते पोतियां थे, बेटियां थी, नौकर चाकर थे, हाथी घोड़े थे और व्रत त्योहार मनते थे, उत्सव मनते थे। उन सबको याद करती हैं। याद करते करते वो सोचती हैं कि जो उनके बेटे बहू थे वो गांव का मुंह त्याग कर शहर जाकर बस गए। बेटियों के हाथ पीले कर देने पर वो गृहस्थियों में रम गई, और क्योंकि गांव में कोई करने वाला नहीं था तो खेती बाड़ी दूसरे के हाथों में चली गई। अब जब खेती बाड़ी दूसरे हाथों में चली गई तो नौकर चाकर को रखने का कोई फायदा नहीं था, तो नौकर चाकर भी छोड़ करके चले गए और दादी बिल्कुल अकेली उस खंडहर में रहने लगी। और अकेले रहते रहते उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो 2 जून का खाना भी अपने लिए नहीं बनाती थी। मतलब एक टाइम बनाकर ही वो उसको 2 टाइम खा लिया करती, और चूल्हा का लीपना पोतना करने से बचने के लिए वो व्रत उपवास कर लेती थी। कहने का भाव ये है कि ताई के अंदर जीने की कोई इच्छा बची ही नहीं थी। ऐसे में तोते का आ जाना उनके लिए किसी बहुत बड़े सुकून से कम नहीं था। चलिए देखते हैं दूसरी हेडिंग में शेखर जोशी जी हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी हेडिंग है गणपति द्वारा तोता ताई को देना। तो भला हो उस गणपत का जिसने ताई के एकाकीपन को दूर करने के लिए एक पहाड़ी तोता लाकर दे दिया। उस पहाड़ी तोते के आ जाने से दादी के जीवन को एक दिशा मिल गई, ताई के जीवन को एक दिशा मिल गई। ताई जो कि 1 जून का खाना भी नहीं बनाती थी, वो दोनों टाइम खाना बनाने लगी, दाल भात बनाने लगी और तोते के किसी समय हट करने के कारण रोटी का टुकड़ा बचा कर रखने लगी, जिससे कि तोता जब भी हट करता तो वो रोटी का टुकड़ा उसे दे दिया करती। और ताई को ये पता रहने लगा था कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हैं और किसके अमरूद की फसल की लास्ट फसल अब लगी हुई है, वो तोते के लिए लेकर के आ जाती थी। तो इस तरीके से आपने देखा दूसरी हेडिंग में शेखर जोशी जी ने बताने की कोशिश किया कि गणपत द्वारा जो तोता यानी पहाड़ी तोता मिट्ठू लाया गया, उसने ताई के जीवन में एक तरीके से उत्साह को भर दिया था। तीसरी हेडिंग है तोता ताई के पढ़ाने जाने पर हूबहू पाठ याद कर लेता। तो तोता ताई के पढ़ाने पर हूबहू यानी जैसा कि ताई पढ़ाती थी बिल्कुल वैसा ही उसे याद कर लेता। ताई उससे कहती सीताराम
गंगाराम हर हर गंगे, तो तोता वो ही बोलता। और कई बार तो वो ताई के सिखाए हुए समझाए हुए शब्दों को याद तक कर लेता और ताई जब प्रश्न करती तो उनका सटीक सटीक उत्तर देता। कुल मिलाकर के ताई के सूने जीवन में खुशहाली छा गई थी। पास पड़ोस की बहू बेटियां अपने बच्चों को बहलाने के लिए उनके घर में लेकर आने लगी और मिट्ठू के पास लेकर के आती, जिस मिट्ठू को देखकर उनके बच्चे खुश हुआ करते थे और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा करता था। इसी में आगे देख लीजिए, बहू बेटियों द्वारा जो मैंने आपको बताया कि उनके बच्चे खुश होने लगे थे, तो ताई का जो सूना खंडहर सा जीवन था या जो घर था, वहां खुशहाली एक बार फिर से छा गई थी। और वो तोते की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर पूरी कोशिश करती कि तोते को कोई कष्ट ना होने पाए। नेक्स्ट हेडिंग में शेखर जी अपनी बात कह रहे हैं। सुबह होने पर तोता ताई को जगाता। अब जब सुबह हो जाती, सूर्य की पहली किरण आती, चिड़िया चहचहाती, तो तोता ताई को जगाने के लिए बोलता, सीताराम सीताराम, हर हर गंगे हर हर गंगे। तो ताई सुनकर उठ जाती अचकचाकर और तोते से बोलती, खुश रहो, जीते रहो। तो इस पर तोता भी बुजुर्गी दिखाकर बोलता, जीते रहो, जीते रहो। तो ताई के द्वारा कहे गए शब्दों को तोता भी दोहराता और ताई उसके शब्दों को सुनकर के बड़ी निहाल हो जाती। नेक्स्ट हेडिंग है, ताई जब निढाल होकर तोते के पिंजरे के पास बैठकर कहती कैसे कटेगी, वह अपनी अतीत की स्मृतियों में खो जाती। और ताई इस वृद्धावस्था में सारे काम निपटाने के बाद जब पिंजरे के पास बैठती, कहने का भाव यह है कि पहले तो कहाँ ताई कोई काम ही नहीं करती थी, 2 टाइम का भोजन एक टाइम बनाती थी, दूसरे टाइम भोजन बनाती ही नहीं थी। वही ताई अब तोते की वजह से काफी काम करने लगी, पूरी गृहस्थी उसने एक तरीके से संभाल ली थी, तोते की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती। तोता जब गुस्से के कारण अपने खाने के बर्तन पलट देता तो उसको मनाने के लिए, उसका मनुहार करने के लिए उसकी कटोरी को सीधा करके रखती, उसे खाने के लिए रोटी का टुकड़ा दिया करती थी। अब जो ताई है वो अपने मिट्ठू के पिंजरे के पास बैठ के कहती है कैसे कटेगी। तो जो मिट्ठू था वो ताई से कहता है कटेगी कटेगी, जरूर कटेगी। ताई का हौसला एक तरीके से बढ़ाता है और ताई अपनी अतीत की स्मृतियों में खो जाती हैं। उन्हें याद आता है अपने पति का रौबीला चेहरा, गर्व से भरा हुआ चेहरा, जिसमें कि वो हर किसी मजबूर इंसान की मदद किया करते और हर मजबूर इंसान उनके द्वारा किए गए उपकार के एहसान तले दबा हुआ महसूस करता। हर इंसान की मदद करना इनके पति का पहला ही कर्तव्य था और बड़े खुश होकर के वो ये काम करते। पुराने स्मृतियों में खो जाती हैं कि उनके घर के पास कैसे घोड़े हाथी बंधे रहते थे, व्रत उत्सव मनते थे और शादी ब्याह निमंत्रण के कार्यक्रम कैसे चला करते थे। तो पुराने स्मृतियों को याद करती हैं, सोचती हैं वो टाइम तो मेरा इतना अच्छा बीता था, लेकिन अब आने वाला भविष्य कैसे कटेगा। तो मिट्ठू उनको समझाता है कि आने वाला जीवन भी बहुत अच्छा कटेगा। तो अपनी भाषा में केवल इतना ही कहता है, कटेगी कटेगी, जरूर कटेगी। चलिए अब देखते हैं अगला वाला पॉइंट। कभी कभी ताई और तोते का संवाद प्रेम पूर्वक रहता, वहीं पिंजरे के बर्तन पलटकर मनमानी करता। कभी कभी ताई और तोते का जो व्यवहार था वो प्रेम पूर्वक न रहकर कभी कभी गुस्से में बदल जाता। तोता किसी बात से खींच कर बर्तनों को पलट देता और ताई से खींच भरे रूप को दिखाता, अपने व्यवहार द्वारा ताई को अपनी खींच दिखाता। तो ताई उसके बर्तनों को सीधा करके उसमें खाने पीने का सामान रखती और मिट्ठू को मनाने का प्रयास करती। और इस तरीके से ताई तोते की हर बात को समझती, तोता ताई की हर बात को समझता। अब लास्ट हेडिंग जो है वो है ताई का कुंभ स्नान के लिए जाना। अब ये सब तो चल ही रहा था, ताई अपने तोते का इतना ध्यान रखती, जब भी वो पास पड़ोस के किसी बुलावे में जाती, निमंत्रण में जाती, तो उस तोते को कंजूस के धन के समान छुपा कर रख के जाती और उस तोते से कहती कि तुम आराम से रहना, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। और वो बहुत जल्दी आ भी जाती थी।
अब एक दिन उनके मन में ख्याल आता है कि ये लोग तो मेरा चल ही रहा है, लेकिन परलोक भी मुझे सुधारना है। तो गांव से कुछ लोग कुंभ यात्रा में जा रहे थे, तो वो भी कुंभ यात्रा में जाने का उसका मन बनता है, लेकिन उसे चिंता सताती है तोते की। तो उसकी इस समस्या का समाधान करता है जगन नामक मास्टर। मास्टर क्या, उसकी पत्नी करती है। उसकी पत्नी ताई से अपने पति से बिना पूछे कहती है कि मैं आपके मिट्ठू को अपने घर में रख लूंगी। ताई भी उसका यह प्रस्ताव मान लेती है। ताई कुंभिस्तान को चली जाती है। इधर जगन मास्टर अपनी पत्नी द्वारा किए हुए कृत्य से थोड़ा अनमना तो होता है, लेकिन फिर बाद में सोचता है कि जब मिट्ठू आ ही गया है तो क्यों ना इसे थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाए। तो पिंजरे में बंद जो मिट्ठू था उसे पढ़ाने का प्रयास करता है अपने तरीके से, लेकिन उसे एक बात अखरती है कि मिट्ठू की स्वतंत्रता, कि ये स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। क्योंकि वो एक अध्यापक था तो उसे सबकी स्वतंत्रता प्रिय थी, क्योंकि वो शिक्षित था, उसे पता था स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है। तो एक दिन वो तोते को थोड़ी ही देर के लिए स्वतंत्र करने के लिए उसके पिंजरे के बाहर कुछ दाने रख देता है। तोता धीरे धीरे निकल के उन दानों को चुगता है और वापस अपने पिंजरे में चला जाता है। ये उपक्रम 2 से 3 दिन चलता है। तीसरे दिन जैसे ही वो दाना डालता है तो तोता तिरछी आंखों से खुले रोशनदान की तरफ देखता है। देखकर वो पंख फड़फड़ाता हुआ रोशनदान पर जा बैठता है। वहां बैठकर वो खुले आसमान और पेड़ों को देखता है, और ये देखते ही वो वहां से उड़ जाता है। उसका उड़ना था कि जगन मास्टर के पसीने छूट गए। वो भी उसके पीछे पीछे मिट्ठू आ की रट लगाते हुए दौड़ता है, और पर उसे पकड़ पाने में सक्षम नहीं हो पाता। अब गांव के सभी लोग चिंतित थे, जगन मास्टर भी चिंतित था कि जब दादी आएगी तो हम उसे क्या जवाब देंगे। तो गांव के लोग मिलकर के इसका एक तोड़ निकालते हैं कि इस तोते से मिलता जुलता एक पहाड़ी तोता ला करके पिंजरे में रख दिया जाए और उसे कुछ सिखा दिया जाए। तो जगन मास्टर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। उस तोते से मिलता जुलता एक दूसरा पहाड़ी तोता लाकर रखते हैं और पिंजरे में रखकर उसे कुछ गीता के श्लोक और कुछ सिखाना शुरू करते हैं, जैसे हर हर गंगे, सीताराम, राम राम इत्यादि। लेकिन तोता उनकी कोई भी बात नहीं दोहराता, बल्कि मन ही मन जगन मास्टर पे हंसता है, मुस्कुराता है कि ये क्या बोल रहे हैं। इतने में दादी आ जाती है, और दादी आते आते अपने घर ना जाकर सीधे जगन मास्टर के घर पहुंचती है। उसके मन में ढेरों उल्लास होते हैं कि मैं जाऊंगी तो तोता पंख फड़फड़ाएगा, सीताराम बोलेगा, हर हर गंगे बोलेगा, और मुझे देखकर खुशी से फूला न समाएगा। दादी आती है, तोते की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। दादी बोलती हर हर गंगे, सीताराम, लेकिन तोता कोई उत्तर नहीं देता, क्योंकि वो दादी का जो तोता था वो तो दूर कहीं अमराइयों में उड़ता चला गया था। तो ये तो था पाठ संवादहीन, जिसका कि अर्थ है कि जब आपस में संवाद नहीं होता तो क्या स्थिति होती है। इसमें दिखाया गया स्वतंत्रता को, लगाव को और अपनेपन को। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर मैंने आपको बताया, अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं, 2 से 3 बार रिपीट करके सुनते हैं, तो आई एम श्योर कि जितने भी प्रश्न उत्तर इससे आने वाले हैं वो आपको यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई रटना नहीं पड़ेगा, कोई क्वेश्चन आंसर अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे। इसके लिए आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने कमेंट को मुझे लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट, आपके लाइक्स मुझे प्रेरित करते हैं मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस को लेकर के आऊं। तो मैं चलती हूं अपनी अगली वीडियो की तैयारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।